यूपी और बिहार की भाषा कभी हिंदी थी ही नहीं। ये स्टालिन कहता है, ये ईसाइयत की औलाद। स्टालिन कहता है भोजपुरी, मगही, संथाली, खोटा, है ना, अंगिका, पहाड़ी, काशिका भोजपुरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा मगही, मैथिली, राजस्थानी, जितने अंगिका भाषा है जिनको मिलाकर हिंदी बनती है, ये छोटे छोटे हमारे जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं इनकी जो भाषाएं हैं, पहाड़ी, हिमाचली, ये जो हिंदी है लोकल, उनको हिंदी खा गई। कौन बताया भैया कि इन लोकल भाषाओं को, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, संथाली, इनको मिलाकर खोटा, इनको मिलाकर हिंदी बनती है। इनको पूरा एक, ये जो माला के मोती हैं जब एक धागे में गुथे जाते हैं तो इनको मिलकर हिंदी बनती है। हिंदी में अरबी के लैंग्वेज भी आ जाते हैं, उर्दू भी आ जाते हैं। उर्दू जो है अरबी का अपभ्रंश है और हिंदी जो है संस्कृत का अपभ्रंश है। उर्दू जो है वो अरब की जो लिखने की लिपि है उसमें लिखी जाती है और हिंदी जो है वो देवनागरी जो संस्कृत में लिखी जाती है उस आधार पर लिखी जाती है। जैसे द्रविडियंस लैंग्वेज है, आपके जो द्रविड़ के लैंग्वेज बोले जाते हैं, चाहे वो हम बात करें केरला में बोली जाती है मलयालम, चाहे वो तेलुगु, फिर चाहे वो तमिल, चाहे वो जो तमिलनाडु में बोली। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, हमारा विषय वस्तु है, हमारा टॉपिक है, वो है दक्षिण भारत। प्राय हमें सुनने को मिलता है कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध हो रहा है। दक्षिण भारत के जो राजनेता हैं वो कहते हैं हम पर हिंदी थोपी जा रही है, हम पर हिंदी मढ़ी जा रही है। ये मैं कई वर्षों से सुनते आ रहा हूं कि दक्षिण भारत के जो भी पॉलिटिशियन रहे हों, चाहे वो आपका कर्नाटक रहा हो, चाहे वो केरल रहा हो, चाहे वो तमिलनाडु रहा हो, चाहे आंध्र प्रदेश रहा हो, चाहे वो तेलंगाना रहा हो, ये दक्षिण के राज्य, ये द्रविडियंस, जिनकी लिटरेचर अलग है, जिनकी भाषा अलग है, लेकिन ये देश के हिस्से हैं, हमारे देश के वासी हैं, हम एक ही जैसे कल्चर है, एक ही जैसे रीति रिवाज है, हमारी पूजा पद्धति बिल्कुल एक समान है, लेकिन थोड़ी सी भाषा की भिन्नता है। इस भाषा की भिन्नता को उत्तर और दक्षिण के बीच में बांटा गया है और बांटा गया है। अक्सर जो भाषा की भिन्नता है, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें राजनीतिक रोटी सेकने का एक संसाधन बनकर मिल जाता है कि कैसे अपनी राजनीति में इस राजनीतिक रोटी को सेका जाए। ऐसे तो हम बात करें, हमारे देश में पॉलिटिशियन के किरदार अलग अलग हैं, उनके चरित्र अलग अलग हैं। कोई पॉलिटिशियन को वोट लेना होता है तो टेंपल रन भी कर जाता है। अब किसी पॉलिटिशियन को वोट लेना होता है तो देवी की चुन्नी ओढ़कर खुद को देवी भक्त भी बताता है। अब किसी पॉलिटिशियन को वोट लेना हो तो वो देश छोड़ दीजिए, वो फिलिस्तीन के झंडे भी लहराता है, कम से कम एक समाज का वोट बैंक तो उसे मिल जाए। लेकिन तमिलनाडु में क्या चल रहा है? तमिलनाडु में हिंदी विरोध चल रहा है। विरोध की स्थापना कहां से होती है? विरोध की स्थापना होती है हिंदी की कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तो कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेकनी ही है, अपना राजनीतिक वर्चस्व तो साधना ही है। तो इस राजनीतिक वर्चस्व में कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को कहते थे हम अलग हैं, हम बिल्कुल अलग हैं। थोड़ी सी दक्षिण और उत्तर की बात यह, थोड़ी जलवायु का अंतर हो जाता है, लेकिन हमारे पूजा पाठ के तौर तरीके एक समान है। आज भी हमारा दक्षिण भारत में वो कहते हैं ना, मुगल इन्वेशन बहुत कम हुआ, वो रिच कल्चर है, रिच हिस्ट्री। आज भी बहुत सारे ऐतिहासिक मंदिर वगैरह जो हमारे दक्षिण भारत में मिल जाएंगे, उत्तर भारत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उत्तर भारत में इन मुगल आतातैयों ने उसे जमींदोज कर दिया।
तो कुछ ऐसे राजनेता थे जिन्हें वोट लेना था, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सनातनी पर हमला करना था। पेरियार जैसे लोग हैं, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा मजबूती दी, इसको बहुत ज्यादा खाद पानी दिया, उसको बढ़ाया। और पेरियार जैसे लोग तो सनातन धर्म पर हमले करने में कहीं चूकते नहीं थे, वो सनातनी विरोधी थे, हिंदी विरोधी नहीं, वो हिंदू विरोधी थे। वो हिंदू विरोधी से ये हिंदी विरोधी खुलकर सामने आ गए। पेरियार सनातन धर्म पर लगातार हमले करते थे, लेकिन पेरियार की कहानी क्या थी? उन्होंने किससे निकाहनामा मंजूर किया, इसको क्या बोलते हैं, किससे निकाह कर लिए, वो अलग बात है, कभी और मुद्दे में बात करूंगा। अब हिंदी विरोध की ही बात करता हूं। तो हिंदी विरोध है, हिंदी विरोध हमें कर्नाटक में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, हमें केरला में भी देखने को मिलता है। तो आज स्पेशली तमिलनाडु की हम बात करेंगे। ऐसे में बात करें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बहुत हिंदी बोलने वाले लोग हैं। जब देखिए जिस चीज में पैसा आ जाता है तो उसका लोग विरोध नहीं करते। हिंदी विरोध तो है, लेकिन जब हिंदी फिल्मों में काम करना होता है तो सारे विरोध हवा हवाई हो जाते हैं। विरोध आज का नहीं है, आजादी के समय से ही कुछ द्रविडियन नेता थे जिन्होंने इस राजनीति के लिए हिंदी विरोध का उन्होंने शिगुफा फूकना शुरू किया। लेकिन बॉलीवुड की जितनी भी टॉप क्लास एक्ट्रेस रही हैं 60 से लेके 90s तक में, आप देखिएगा वो दक्षिण भारत की हीरोइन थी। कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी का विरोध करना। तो तमिलनाडु में बात यह है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, स्टालिन के पिताजी करुणानिधि। करुणानिधि लेफ्ट लिबरल सेकुलर्स थे, वामपंथी विचारधारा के धनी थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से सने हुए थे। तो हिंदू घृणा तो खैर थी कम्युनिस्टों में। कम्युनिस्ट हिंदू धर्म को नहीं मानते, लेकिन हाँ जो धर्म उन्हें काट देता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम स्टालिन रखा। तो स्टालिन में भी हिंदू घृणा कूट कूट के भरी हुई है। ये स्टालिन सारे मंदिरों से चंदे लेते हैं, जो धनराशि टैक्स के मंदिरों से आते हैं उनको अल्पसंख्यकों पर खर्च करते हैं, वो चर्चों में खर्च करते हैं, लेकिन इन्हीं सनातन मंदिरों से वो पैसे कमाते हैं और मंदिरों पर वो आक्रमण भी करते हैं। अब देखिए ना, हिंदू घृणा की भावना यहां तक है, हिंदी से मैं हिंदू पे आ जा रहा हूं, क्योंकि जगत गुरु का प्रोग्राम था महाशिवरात्रि के दिन तमिलनाडु में। उसको उन्होंने लाख कोशिश की, पुराने एजेंडे लेकर आए, पुराने तरीके लेकर आए, पूरी तरह से उसको थोपा कि कैसे जगत गुरु जो है उनका प्रोग्राम जो है उसे कैंसिल किया जाए महाशिवरात्रि पर। सदगुरु, जगत गुरु नहीं, सदगुरु का जो प्रोग्राम था उसे कैसे कैंसिल किया जाए। उस प्रोग्राम में अन्नामलाई भी आए जो भाजपा के प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु के, डीके शिव कुमार भी आए जो कर्नाटक से हैं आजकल। उन्होंने भी, डीके शिव कुमार ने भी हम बात करें प्रयाग में डुबकी लगाई थी कुंभ में, वो भी आए। उसे बहुत तरह से मीटर से उन्होंने गुड़ गोबर करने की कोशिश की। तो ये कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत केंद्र सरकार कहती है कि आपको अपने राज्य में 3 लैंग्वेज पढ़ाने हैं भैया। भारतीय भाषा हो, चाहे भाषा कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हिंदी ही हो। तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली, असमी, इस देश की कोई भाषा आप पढ़ाओ। लेकिन स्टालिन को मौका मिल गया कि भाई हिंदी कैसे। लेकिन एक बात और बता दें, स्टालिन के जो राजनेता हैं, जिनके जितने सीबीएसई के स्कूल चलते हैं, जो पैसे वाले भैया सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में ही पढ़ाते हैं भारत में, किसी भी कोने में देख लीजिए, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वो गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते लोग। वहां पर हिंदी चल रही है सीबीएसई के क्यूरिकुलम के अनुसार। अगर बंगाल है तो बंगाल में वहां की लोकल लैंग्वेज बंगाली तो चलेगी, साथ में हिंदी भी चलेगी, जैसे सिलेबस ऑफ सीबीएसई। महाराष्ट्र में है मराठी है तो हिंदी भी चलेगी, उड़ीसा में उड़िया है तो हिंदी भी चलेगी, वैसे वहां चल रही है। लेकिन के सारे स्कूल चलाने वाले ये डीएमके के नेता लोग हैं। और ये इस बात का चित्रण खोला है अन्नामलाई ने, ये बातें हैं। और फिर ये कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे हिंदी, नहीं चलेगी मनमानी। अरे कौन कहता है तुमको हिंदी पढ़ने के लिए? यार तुम मत पढ़ो हिंदी, से हिंदी विरोध तो है ही। सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि हिंदी को जबरन थोपने का काम 100 साल से है। 25 उत्तर भारतीय भाषाएं खत्म हो गई,
वो कहते हैं 25 उत्तर भारतीय भाषाएं खत्म हो गई। स्टालिन ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अखंड हिंदी पहचान बनाने की कोशिश भारतीय भाषाओं खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी हिंदी प्रदेश नहीं थे, अब उनकी मूल भाषाएं अतीत की निशानी बन गई है भाई। यूपी और बिहार कभी हिंदी भाषा ही थे ही नहीं। अब ये स्टालिन का ज्ञान सुनिए, इसलिए कहते हैं ना वामपंथियों को ज्यादा ज्ञान नहीं होता और बेहिसाब हम तरीके से हम उनका विचार लेने के लिए बैठ जाते हैं। कहते हैं यूपी और बिहार की भाषा कभी हिंदी थी ही नहीं। ये स्टालिन कहता है, ये ईसाइयत की औलाद। स्टालिन कहता है भोजपुरी, मगही, संथाली, खोटा, है ना, अंगिका, पहाड़ी, काशिका, भोजपुरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा मगही, मैथिली, राजस्थानी, जितने अंगिका भाषा है जिनको मिलाकर हिंदी बनती है, ये छोटे छोटे हमारे जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं इनकी जो भाषाएं हैं पहाड़ी, हिमाचली, ये जो हिंदी है लोकल, उनको हिंदी खा गई। कौन बताया भैया कि इन लोकल भाषाओं को मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, संथाली, इनको मिलाकर खोटा, इनको मिलाकर हिंदी बनती है। इनको पूरा एक ये जो माला के मोती हैं जब एक धागे में गुथे जाते हैं तो इनको मिलकर हिंदी बनती है। हिंदी में अरबी के लैंग्वेज भी आ जाते हैं, उर्दू भी आ जाते हैं। उर्दू जो है अरबी का अपभ्रंश है और हिंदी जो है संस्कृत का अपभ्रंश है। उर्दू जो है वो अरब की जो लिखने की लिपि है उसमें लिखी जाती है और हिंदी जो है वो देवनागरी जो संस्कृत में लिखी जाती है उस आधार पर लिखी जाती है। जैसे द्रविडियंस लैंग्वेज है, आपके जो द्रविड़ के लैंग्वेज बोले जाते हैं, चाहे वो हम बात करें केरला में बोली जाती है मलयालम, चाहे वो तेलुगु, फिर चाहे वो तमिल, चाहे वो जो तमिलनाडु में बोली उनको मिलाकर द्रविडियंस लैंग्वेज बनती है, वैसे ही हिंदी लैंग्वेज है। लेकिन कौन बताए इन्हें विरोध करना है, विरोध तो करेंगी। आखिर एक साल बाद तो चुनाव है ना कर्नाटक तमिलनाडु में, तो पर चुनाव का शगुफा फूकना है। तो कहते हैं कि हिंदी की भाषाएं खा गई, 25 उत्तर भारतीय भाषाएं वो खा गई। ये स्टेलिन का है, क्या करेगा भाई, आखिर क्रिश्चियनिटी अपनाए हुए है, उतना नॉलेज है ही नहीं, तो जो अपनी सड़ी गली पहचान है उसको भुलाने की बात है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी हिंदी प्रदेश नहीं थे। अबे चूतिए, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी भाषी प्रदेश नहीं थे तो क्या थे, उर्दू भाषी प्रदेश थे? हाँ, यहां उर्दू बोला जाता था। और एक बात आपको हम बता दे, हिंदी का विरोध करते हैं स्टालिन, लेकिन हाँ उर्दू का, भाई जोन्स की भाषा का विरोध नहीं करते। इसको क्या समझा जाए, कहीं हिंदू से हिंदी विरोध तो नहीं निकलकर सामने आ रहा है। अब उनकी मूल भाषाएं अतीत की निशानी बन गई हैं। अब मतलब भोजपुरी, मैथिली, हिंदी नहीं था। जैसा नॉलेज रहेगा वैसे ही ना बात करेगा। ऐसे इसका लड़का बोलता है कि सनातन का समूल विनाश कर दो, उदयनिधि स्टालिन, सनातन का समूल विनाश कर दो, और सनातन के मंदिरों से ही पैसा कमा रहा है, ये अलग बात है। और सीएम ने कहा था कि राज्य सरकार हिंदी को थोपने की इजाजत नहीं देगी और तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा करेगी। सीएम स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा कि हम हिंदी को थोपने का विरोध करेंगे। हिंदी एक मुखौटा है जबकि संस्कृत उसका छिपा हुआ चेहरा है। हिंदी एक मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है। संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, संस्कृत एक पौराणिक लैंग्वेज है। यहाँ देखिए संस्कृत का भी विरोध खुलकर सामने आ रहा है। ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये हिंदुत्व का विरोध है, ये सनातन का विरोध है। और ये ईसाई जो धर्मावलंबी हैं, जो धर्मांतरण चल रहा है, जो मनांतरण चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके खेल में ये बंदा अव्वल दर्जे का निकलकर सामने आ रहा है। ये जो पूरा बयान है ना स्टालिन का, ये मूर्खतापूर्ण बयान है। स्टालिन ने लिखा था ट्विटर पे कि दूसरे राज्यों के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी में कितनी भारतीय भाषाओं को निकल गया? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संताली, अंगिका, खरिया, खोटा, कुरमाली, कुरखू, मुंडारी, कई भाषाएं अब अस्तित्व के लिए हाँप रही हैं। डीएमके सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत 3 भाषाएं फॉर्मूले के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। कौन बताए इस पागल को, कौन बताए इस मंद बुद्धि को, कौन बताए इस अंधभक्त को, कौन बताए इस अधजल गगरी छलकत जाए वाली विचारधारा को? इन पूरी भाषाओं को मिला, इन पूरी, ये भाषा भी नहीं है, ये बोली है। भाषा और बोली में अंतर होता है। अगर हिंदी में
कभी आप 6-7 क्लास में पढ़े होंगे, भाषा जो बड़े लेवल पे बोली जाती है भाषा है, और बोली होती है जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है वो बोली है। इनको मिलाकर हिंदी का निर्माण होता है। वहीं बीजेपी जब ये मूर्खतापूर्ण बयान दे दिए तो बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया। कौन बताए? हमको लगता है इनको ज्ञान देने वाले भी राहुल भैया जैसे 30 मार खान विचारधारा के लोग रहे होंगे जो इनको ज्ञान दिए हैं। आखिर पढ़ेंगे तब ना ज्ञान लेंगे। ज्ञान तो ईसाई मिशनरी का लेकर आते हैं, ज्ञान तो चर्च वाला लेकर आते हैं, और चर्च वाला ज्ञान तो भारत की सनातन ज्ञान, भारत की पौराणिक परंपरा का ज्ञान तो लेगा नहीं। वो ऐसे ही हैं जैसे मिला था पर लिखती हैं, बोलती हैं कि सम्राट अशोक युधिष्ठिर से ज्यादा सेकुलर थे। वही ज्ञान है, चर्च वाला ज्ञान लेकर आए हैं कि चर्च वाला ज्ञान है, ये चर्च वाला ज्ञान है, वो चर्च मिशनरी जो आजकल उनकी कुटाई हो रही है, जगह जगह पिलाई हो रही है उनकी, जहां वो धर्मांतरण काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी कोशिश को यहाँ पर बढ़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी ने स्टालिन के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया है। स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपे जाने का विरोध किया जाएगा क्योंकि हिंदी एक मुखौटा है और संस्कृत एक छिपा हुआ चेहरा है। दलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई ने दशकों पहले द्विभाषी नीति लागू की थी। उनका उद्देश्य तमिल लोगों पर हिंदी संस्कृत की आर्य संस्कृति को न थोपना था। अब ये आर्यन कहते हैं कि हम द्रविडियंस है, हम अलग हैं, आर्यन इन्वेशन थ्योरी। ये तो बोल दिए कि जो हिंदी भाषी लैंड में रहने वाले हैं वो आर्यन इन्वेशन, आर्य बाहर से आए हैं, आर्य बाहर से आए हैं, हिंदी बोलने वाले आर्य हैं। और वो जो मुगल हैं जो आज तक अपने नाप का पजामा नहीं सिला पाए, अपने नाप का कुर्ता नहीं सिला पाए, उनके बारे में इन्वेशन की बात नहीं करेंगे। ये वही आर्यन इन्वेशन थ्योरी की बात करते हैं। हमें बाहरी बोलते हैं, द्रविडियंस को लोकल बोलते हैं, और वही जो कत्लेआम करके खून बहाकर रक्तपात मचाया और उसी टीपू सुल्तान की उपासना भी करते हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन का आरोप है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संस्कृत के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की अनुमति दी गई है, जबकि तमिल जैसी भाषाओं को ऑनलाइन पढ़ने की योजना बनाई गई है। उनका कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार संस्कृत थोपने की योजना बना रही है, जिसे तमिलनाडु सरकार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। ये तो इनकी बातें हो गई। अब देखिए भारत ग्लोबल है, दुनिया ग्लोबल है, हर जगह दुनिया जाता है, लोग सीखता है। मुझे कई ऐसे दक्षिण भारतीय परिवार मिलते हैं जो हिंदी बूझते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते भी हैं। अब मान लीजिए तमिलनाडु में ही सिर्फ उसको रोजगार थोड़ी ना मिलेगा। तमिलनाडु कितना बड़ा है, उन्हें शेष भारत में भी काम करना है। शेष भारत में जाएंगे तो उनकी भाषाएं, उनकी बोलियां उन्हें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, उन्हें उसको साध्य करना पड़ेगा, उसको साधना पड़ेगा। आज नोएडा में काम करना है तो हिंदी जरूरी है, दिल्ली में काम करना है हिंदी जरूरी है, लखनऊ में काम करना है तो हिंदी जरूरी है, पंजाब में काम करना है तो हिंदी समझना जरूरी है, मोहाली में काम करना है जरूरी है, चंडीगढ़ में काम करना है तो समझना जरूरी है। जैसे कई राज्य हैं जहां हिंदी समझी जाती है। आप देख लीजिए हैदराबाद जैसा राज्य जो एक विकसित शहर है, वहां पर उर्दू बोली जाती है, उर्दू हिंदी मिक्स होती है, वहां पर भी समझी जाती है। आपका बेंगलुरु में भी हिंदी समझी जाती है। तो सरकार इस तरह से हेट फैलाकर आप क्या कहना चाहते हैं, इस हेट फैलाकर आप क्या सिखाना चाहते हैं? लेकिन हाँ, फिर मैं कहता हूं उस पूरी कहानी के सार में, पूरी इस कहानी के चित्र में आपको कहीं भी उर्दू का विरोध नहीं मिलेगा। विरोध की कहानी का चाल चित्र, चेहरे का चित्र इस प्रकार है कि जो केंद्रीय उपक्रम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन पोस्ट, जिनके कई राज्यों में उनकी शाखाएं हैं, वहां पर हिंदी में लिखी होती, हिंदी राजभाषा है, देश के बड़े क्षेत्रों में ये बोली जाती है, वहां पर हिंदी में भी लिखा रहता है। उन हिंदी लिखे हुए शब्दों को उन पर काली लगा के पोता जा रहा है कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्टालिन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदी देश की ना भाषा है। अब भाई हमारे भाई बंगाली भी हैं, हमारे बगल में रहते हैं, वो भी हिंदी बोलते हैं, पढ़ते, बंगाल में भी हिंदी बोली जाती है, लोग हिंदी समझते हैं। आप उर्दू का विरोध कब करिएगा? देखिए विरोध की कहानी सिर्फ हिंदी तक नहीं है, 70 मिनट तक मैंने बात किया, हिंदी से हिंदू, असल विरोध है हिंदू का। अगर असल विरोध हिंदू का नहीं होता, मैं फिर उसको थोड़ा बैकडोर में लेकर जा रहा हूं कि आप देखिएगा तमिलनाडु में भव्य कार्यक्रम हुआ महाशिवरात्रि पर।
भव्य कार्यक्रम, उस भव्य कार्यक्रम में जो हम बात करें, अन्नामलाई भी थे, डीके शिव कुमार भी थे। डीके शिव कुमार कुंभ में डुबकी लगा कर आए थे। अब उसमें जो प्रोग्राम हुआ था, भव्य हुआ था, तो उस प्रोग्राम में भी ये अपना नेम खेम निकालने की वो कोशिश किए थे। उसमें भी कहीं न कहीं अपनी चीज़ें, मतलब हर धार्मिक क्रियाकलापों पर कहीं न कहीं अपनी विचारधारा को सानने का काम करते हैं, कहीं न कहीं अपनी विचारधारा को उड़ेलने का काम करते हैं। ये एक विचारधारा है। अब मुहाने पर जो इलेक्शन है, मुहाने पर चुनाव है, साल डेढ़ साल में तमिलनाडु में चुनाव होगा, तो साल डेढ़ साल में तमिलनाडु में चुनाव है, तो वोट तो चाहिए। अब देखिए, विरोध कैसे करके ले सकते, कैसे उकसा सकते हैं? वो हिंदी और तमिल का झगड़ा लगाकर ही विरोध को उठा सकते हैं और उसी से वोट कमा सकते हैं। तो ये जो स्टालिन है, स्टालिन के पिताजी ने भी यही काम किया। स्टालिन का बेटा भी मुखर हिंदू विरोधी है। वो कहता है सनातन धर्म हिंसक है, हिंदू इसका समूल विनाश होना चाहिए। कभी उस धर्म के बारे में बोले जिस धर्म के लोग सोते सोते आदमी को काट डालते हैं, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, उसके बारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं रखेंगे। उसके बारे में बोलेंगे कि जो इंग्लैंड में जाकर लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, यौन हिंसा कर रहे हैं, डेमोग्राफी परिवर्तन कर रहे हैं, उस पर बोलेंगे? उस पर नहीं बोलेंगे। उस पर ये बोलने का काम नहीं, उस पर बोलेंगे साथ सेकुलरिज्म का तमाशा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये चार चित्र चेहरे का यहाँ पर चित्रण होता नजर आता है। तो स्टालिन जो है का हिंदी विरोध यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। लोग लाख कोशिश कर ले, लेकिन राजनीति के तौर पर हम भले देखें कि ये विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध होता है तो रविचंद्रन अश्विन हमारे फेवरेट खिलाड़ी हैं, टीम इंडिया के, टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिए, उनका यूट्यूब चैनल हिंदी में आता है, वो भी हिंदी में बात करते हैं। हमारे दक्षिण भारत से आने वाले खिलाड़ी वो हिंदी में बात करते हैं, वो हिंदी समझते हैं। देखिए, वोट बैंक की राजनीति है, तो वोट बैंक की राजनीति के लिए भड़का कर एक दूसरे को वोट से जिया जाता है, लेकिन देश चलाने के लिए तो देश को एकजुट करना भी बहुत जरूरी होता है। और रही बात स्टालिन जैसे लोग, स्टालिन के लोग जो हैं, लोगों को भड़का कर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये चीजें तो खुलकर सामने आ गई। लेकिन जिसको जो सीखना है भाषा, वो भाषा सीख ही लेता है। जो भाषा समझना होता है, भाषा समझ ही लेता है। कहां कहां तक जाएंगे विरोध करके? आज देख लीजिए, दुनिया ग्लोबल हो गया है, दुनिया ग्लोबल है। ये जो ब्रॉडकास्टर्स है वो हिंदी में पैसे कमा रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, वो हिंदी में आकर हिंदी में दिखना चाहते हैं। व्यूअरशिप है। मैं बता रहा हूं, जब मैं इंडिया टुडे में ट्रेनिंग करता था, उस दौर में कई ऐसे छात्र छात्राएं थी जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, वो हिंदी में बोलना चाहते थे, क्योंकि हिंदी में व्यूअरशिप है। हिंदी में व्यूअरशिप है, और हिंदी की व्यूअरशिप, हिंदी का चरम उत्कर्ष इनके लिए लानत मलानत होने का काम करता है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आपने जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और अगर सहयोग करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमें हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।